हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। और आज के इस वीडियो में हम मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज हम 2024 में पेपर 3 का जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है इसका प्रैक्टिस करेंगे, जिसके लिए मैंने खंड 1 का भाग 1 यानी कि भारतीय इतिहास के प्रश्न लिए हैं। तो ये भाग 1 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, इनका हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसको बनाने के लिए आपका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये 30 शब्द का होता है, यानी कि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। इसमें आपको किसी भूमिका या निष्कर्ष की जरूरत नहीं होती, आपको सीधा सीधा मुख्य बात जो है, सीधी जानकारी जो है ये आपको बतानी होती है। तो इसमें आपको सीधे प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसमें आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें आप बोल्ड कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके साथ आप उदाहरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी घटना, व्यक्ति या स्थान का नाम या एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन को बनाने का ये अप्रोच होता है कि आप यहाँ सीधा और सटीक जानकारी दें। तो चलिए अब हम इन प्रश्नों को एक एक करके बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर J.H. हटन ने भारत की प्रागैतिहासिक जातियों के बारे में क्या विचार दिए थे। अब इस क्वेश्चन को आपको सीधा और सटीक बताना है। तो यहाँ तक तो हम समझ गए, लेकिन अगला स्टेप होता है कि आप जब क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको यहाँ समझना होता है कि क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। आपका आंसर कितना सटीक है ये डिपेंड करता है कि आपने क्वेश्चन का डिमांड जो है ये कितना समझा। अगर आपने क्वेश्चन का डिमांड, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, उसका मतलब क्या है, ये आप समझ लिए, तो आप सटीक आंसर उसका दे सकते हैं। तो यह सवाल सीधे तौर पर डॉक्टर J.H. हटन के अनुसार भारत में पाई गई प्राचीन मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के बारे में पूछना चाहता है। इसको 30 शब्द में लिखना है और हमें मुख्य प्रजातियों के नाम बताने होंगे जिन्हें डॉक्टर J.H. हटन ने शोध करके पहचाना था। तो ये क्वेश्चन का डिमांड हमने देख लिया। डिमांड देखने के बाद अगला प्रोसेस होता है उत्तर को फ्रेम करना, यानी कि आंसर को फ्रेम करना। तो आप आंसर कैसे फ्रेम करेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन का डिमांड पता है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मतलब क्या है ये पता है। यहाँ पर आप डिमांड के बाद सोचेंगे कि हम यहाँ पर क्या ऐसे पॉइंट इंक्लूड करेंगे जो इस डिमांड को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पर हमें डॉक्टर हटन का वर्गीकरण देखना है, इसके बाद मुख्य प्रजातियों के नाम देखने हैं और वर्गीकरण का आधार देखना है। तो आगे हम एक प्रॉपर उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर डॉक्टर J.H. हटन के अनुसार भारत की प्रागैतिहासिक संख्या में 6 प्रमुख प्रजातियां शामिल हैं। यहाँ पर हमने डॉक्टर हटन का वर्गीकरण को इंक्लूड कर दिया और ये भी बता दिया कि जो प्रजातियां हैं वो 6 हैं। अगर हमने बताया है कि यहाँ पर 6 प्रजातियां हैं तो अगला हम क्या करेंगे, उनका नाम बताएंगे, जैसे कि नेग्रिटो, प्रोटोस्टेरॉइड, इस प्रकार पूरे 6 नाम हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद वर्गीकरण का आधार यहाँ पर जो हमने लिखा है, इसमें शारीरिक विशेषताएं हैं, तो हम उसको भी ऐड करेंगे। यहाँ पर उन्होंने शारीरिक लक्षणों के आधार पर भारतीय आबादी का वर्गीकरण किया। तो इस प्रकार हमने इस आंसर को फ्रेम किया है। अगला क्वेश्चन है, कहपड़ क्या था। तो यहाँ पर सीधे तौर पर जो क्वेश्चन का डिमांड है ये है कहपड़ के बारे में उसकी परिभाषा। तो इसमें आप क्या पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें आप सबसे पहले तो कहपड़ का परिचय देंगे। परिचय क्या देंगे आप, कि ये क्या था, कब था और क्यों था। ये परिचय में हम यहाँ पर देखेंगे कि यह प्राचीन भारत का एक सिक्का था। अब इसमें ये तीनों जो क्वेश्चन है ये इंक्लूड हो जा रहे हैं, इनका आंसर हमें मिल जा रहा है। कैसे, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कहपड़ क्या था। तो कहपड़ यहाँ पर हमने देखा कि यह प्राचीन भारत का एक सिक्का था। अगला क्वेश्चन है कब था, तो यहाँ पर हमने वो भी इंक्लूड कर दिया है, प्राचीन भारत में था ये। तो अगला क्वेश्चन है क्यों था। अब क्यों था में अगर कोई सिक्का है तो किस काम आता है, लेन देन के काम आता है, कमोडिटी एक्सचेंज के काम आता है। तो ये एक साधन था व्यापार का। तो यहाँ पर सिक्का और प्राचीन भारत, ये दो चीज हमें इंक्लूड करना है कहाँ, परिचय में। अगला पॉइंट जो हमें ऐड करना है वो है सामग्री। अगर कोई सिक्का है तो वो किसी न किसी धातु से बना होगा, जैसे आज हम देखते हैं 1 रुपए का जो सिक्का है, 10 रुपए का जो सिक्का है। इसी प्रकार जो कहपड़ सिक्का था, इसका भी सामग्री, धातु अलग होंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वो किन धातु से बना है। तो पहला तो यह मुख्य रूप से चांदी से बना है और कभी कभी तांबे का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पर हमें 2 फैक्ट और मिल गए। तो यहाँ तक हमें क्या क्या मिल गया, पहला कि ये प्राचीन भारत का एक सिक्का था, और दूसरा कि ये जो सिक्का है ये चांदी से बनता था और कभी कभी तांबे का भी इस्तेमाल किया जाता था। अगला है विशेषता, जैसे कि इसे पंचमार्क सिक्का भी कहा जाता था,
क्योंकि इस पर विभिन्न प्रतीक जैसे कि सूर्य, जानवर अंकित होते थे। तो यहाँ पर हमने क्या क्या देख लिया, परिचय, सामग्री, विशेषता और समय काल। अब हम इन सबको अरेंज कर कर एक व्यवस्थित आंसर बनाएंगे। तो आंसर है, कहपड़ प्राचीन भारत का एक सिक्का था। तो यहाँ हमने इसका परिचय दे दिया। इसके बाद इसे पंचमार्क सिक्का भी कहते हैं और ये हो गया इसका विशेषता। इसके बाद आगे है, यह मुख्य रूप से चांदी या तांबे से बना होता था जिस पर विभिन्न प्रकार के प्रतीक अंकित होते थे। तो यहाँ पर हमने फिर से विशेषता और सामग्री दोनों का इस्तेमाल कर लिया। अब देखते हैं टाइम पीरियड यानी कि समय काल। तो यहाँ पर लिखा है, इसका प्रचलन मौर्य काल से पूर्व और उसके दौर यानी कि महाजनपद काल के लास्ट में या मौर्यों की शुरुआत में इसका इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन का डिमांड समझना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या आंसर चाहता है, इसको जानने के लिए आपको क्वेश्चन का मतलब देखना है। तो इसका मतलब देखते हैं। तो यह सवाल सीधे तौर पर 261 ईसा पूर्व में जो कलिंग युद्ध हुआ था इसके परिणाम पूछ रहा है। और ये पूछना चाहता है कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था इसके बाद भारतीय इतिहास में क्या बदलाव आया। सबसे पहले तो हम सम्राट अशोक को इंक्लूड करेंगे आंसर में और देखेंगे कि सम्राट अशोक को इस युद्ध से उन पर क्या प्रभाव पड़ा इस युद्ध का। इसके बाद जो पॉइंट है उसमें युद्ध नीति का त्याग, बौद्ध धर्म को अपनाना और युद्ध की तिथि जो थी इसको मेंशन करना होता है, क्योंकि अगर आपको युद्ध हो रहा है तो आपको उसका डेट बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस ईयर किस डेट में ये युद्ध हुआ था। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को लेकर हम एक प्रॉपर आंसर बनाने का ट्राई करते हैं। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। युद्ध में हुए भारी रक्तपात को देखकर उन्होंने युद्ध की नीति त्याग दी, धम्म विजय को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है, गांधार कला शैली की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ गांधार स्टाइल ऑफ आर्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन का डिमांड क्या है? क्वेश्चन का डिमांड सीधा है कि जो गांधार कला है, गांधार आर्ट, आपको फीचर बताना है। अब फीचर बताने से पहले आपको क्या क्या बताना पड़ेगा? गांधार कला का प्रभाव, मतलब किस देश का प्रभाव उस पर दिखता है हमें। अगला है कला का विषय वस्तु, यानी कि ये कला किस स्पेसिफिक टॉपिक पर बेस्ड है। इस हर एक कला का एक अलग तरह का सिग्नेचर होता है, अलग तरह का स्टाइल होता है बनाने का। तो ये जो गांधार आर्ट स्टाइल है इसमें जो मूर्तियां बनती हैं इनमें क्या स्पेशल होती है, ये चीज हमें बतानी है। तो ये हो गया क्वेश्चन का डिमांड। अब हम इसमें क्या पॉइंट ऐड कर सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट होगा यूनानी रोमन प्रभाव, यानी कि गांधार कला पर यूनानी और रोमन कला का गहरा प्रभाव दिखता है, इसे हमें बताना है। इसके बाद मूर्ति निर्माण। मूर्ति निर्माण में इस शैली में गौतम बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्ति बनाई गई। और इसकी विशेषता क्या है? तो मूर्तियों में बुद्ध के लहराते बाल, मांसपेशियां और पारदर्शी वस्तुओं में दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है? यह मूर्ति यथार्थवादी थी, यानी कि रियलिस्टिक, जो जैसा दिख रहा है वैसा उसको बना दिया जाता है। तो ये यथार्थवादी है। इस गांधार आर्ट स्टाइल में कौन से सामग्री का इस्तेमाल किया गया? जैसे कि यहाँ पर मूर्तियों में मुख्य रूप से स्लेटी पत्थर और स्टुकू यानी कि प्लास्टर का उपयोग किया गया है। तो ये जो पॉइंट है इनको मिलाकर हमें एक आंसर बनाना है। आंसर देखते हैं। गांधार कला शैली पर यूनानी रोमन कला का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? गांधार कला का प्रभाव कि किससे दिखता है। इसके बाद इस शैली में बुद्ध और बोधिसत्वों की यथार्थवादी मूर्तियां बनाई गई हैं। यथार्थवादी यानी कि रियलिस्टिक, जो जैसा है वैसा बनाया गया है। अब यहाँ पर उनकी विशेषताएं बताई गई है कि इस मूर्ति में क्या विशेष है। यहाँ पर लहराते बाल और पारदर्शी वस्त्र जैसे विशेषताएं प्रमुख हैं। इसके बाद इन मूर्तियों के निर्माण में स्लेटी पत्थर का उपयोग किया गया है। स्लेटी पत्थर का उपयोग यानी कि हमने बताया कि इस कला में स्लेटी पत्थर का उपयोग होता है इन मूर्तियों को बनाने के लिए। बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं? अब इस क्वेश्चन का डिमांड देखते हैं। पहला, यह प्रश्न सीधे तौर पर महाभिनिष्क्रमण की परिभाषा को और उसके महत्व को पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा भी देना है, परिभाषा के बाद आपको बताना है कि इसका महत्व क्या है। तो इसमें हमें 30 शब्द में आंसर लिखना है और क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए। पहला तो अर्थ लिखना है कि महाभिनिष्क्रमण का शाब्दिक अर्थ क्या है। महान त्याग, त्याग अगर करना है तो किसका करना है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे कि किसने त्याग किया था। यह गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ द्वारा सांसारिक जीवन का त्याग करने की घटना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? पहला तो पहले हमने देखा अर्थ। अर्थ में क्या देखा कि महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है महान त्याग। अब हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे पॉइंट कि महान त्याग किसका?
किस चीज का त्याग करना है? तो यहाँ पर त्याग करना है सांसारिक जीवन का। और किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध का पहले का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। अब त्याग करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो हम क्या लिखेंगे? उद्देश्य क्यों? यह दुख के कारणों की खोज और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया था। अब यहाँ पर उद्देश्य भी हमने लिख दिया। अब हम इसमें देखेंगे कि ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो बौद्ध धर्म में इसका क्या महत्व है? तो महत्व में जब हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे बौद्ध धर्म के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्या? महाभिनिष्क्रमण। क्यों? क्योंकि ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। यहाँ पर अब हम आंसर कैसे लिख सकते हैं? महाभिनिष्क्रमण बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण घटना है जिसका शाब्दिक अर्थ है महान त्याग। यह गौतम बुद्ध के 29 साल की आयु में, हमने यहाँ पर उनका एज भी डिफाइन कर दिया, राजसी जीवन पत्नी पुत्र का त्याग करने की घटना को संदर्भित करता है। तो यहाँ मैंने आपको 5 आंसर लिखने का तरीका, इनको समझने का माइंडसेट और एक क्वेश्चन को कैसे फ्रेम किया जाता है अच्छे आंसर के लिए, ये मैं आपको बता दिया हूँ। जो 3 क्वेश्चन बचे हैं इसको आप अपने से प्रैक्टिस करें इसी फॉर्मेट में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।